निश्चय इस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स कुछ की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 129 सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। नंबर 2, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अदालत की अवमानना एक उचित प्रतिबंध के रूप में है। इसका मतलब अनुच्छेद 19 से जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिली है, उस पर अदालत की अवमानना के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो एक उचित प्रतिबंध है, ऐसा संविधान में है। ये विकल्प ये जानना चाह रहा है। तो देखते हैं दोनों में से कौन सत्य है और कौन चर्चा में है। हाल ही में प्रतिष्ठित सिविल राइट्स कार्यकर्ता और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कुछ ट्वीट किए थे। हमने कुछ दिन पहले भी इस पर क्लास में चर्चा की थी और देखा था कि उन पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई है उच्चतम न्यायालय में। तो ये जो अवमानना की कार्रवाई या अवमानना की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, वो अनुच्छेद 129 से प्राप्त है। पहला वाला स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाएगा। अवमानना की शक्ति कहाँ से मिली है सुप्रीम कोर्ट को? अनुच्छेद 129 से प्राप्त हुई है। दूसरे स्टेटमेंट के लिए देखते हैं, जो अनुच्छेद 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में मिला हुआ है। तो 19(1) के कुछ अपवाद हैं जो कि 19(2) में दिए गए हैं। उन अपवादों में 8 अपवाद टोटल शामिल हैं कि इसमें क्या बताया गया है कि किस किस आधार पे इस मूल अधिकार को सीमित किया जा सकता है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि इस वाले मूल अधिकार के अपवाद भारत की एकता संपूर्णता के आधार पर सीमित किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी बात और अभिव्यक्ति करना चाहता है जो भारत की एकता संपूर्णता को खतरा हो, तो उसे ऐसा करने से रोका जा सकता है। राज्य की सुरक्षा के लिए रोका जा सकता है। विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध बनाने के लिए रोका जा सकता है। लोक व्यवस्था बनाने के लिए रोका जा सकता है। नैतिकता की स्थापना करने के लिए। इसी में एक पॉइंट क्या है? न्यायालय की अवमानना। इसका मतलब न्यायालय की अवमानना एक उचित प्रतिबंध है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। देखते हैं तो हमारा आंसर अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है, सही है। और अनुच्छेद 19 में जो ये हमें अधिकार प्राप्त है, उस पर अदालत की अवमानना एक उचित प्रतिबंध है, ये भी सही है। पूछा है कौन से कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2। नेक्स्ट, ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों में से कौन सा या से निर्धारित करती है? नंबर 1, 2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 1500 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य है इनका, और 1,25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करना है। 15,000 करोड़ रुपए का निर्यात और 1,25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करना। नंबर 2, रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना। जो ड्राफ्ट पॉलिसी अभी जारी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, एक उद्देश्य ये है, अभी देखते हैं। नंबर 3, एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग विकसित करना। एक ऐसा रक्षा उद्योग विकसित किया जाएगा जो गतिशील होगा, मजबूत होगा और प्रतिस्पर्धी होगा। तो क्यों चर्चा में है वो तो समझ ही गए हैं, क्योंकि एक ड्राफ्ट आया है जिस वजह से चर्चा में है। देखते हैं कौन ठीक होगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति, इसका मसौदा जारी करा गया, इसका प्रारूप जारी किया गया। ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इसको जारी करा गया है 2020 को। इसका उद्देश्य क्या है? रक्षा उत्पादन में क्षमताओं में वृद्धि करना और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका लक्ष्य है। क्या प्रावधान है इसके, देखते हैं। 2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात। विकल्प में क्या लिखा है? 15,000 करोड़ रुपए का निर्यात, तो वो गलत हो जाएगा। और 1,75,000 रुपए का कारोबार, वहां लिखा है 1,25,000 का कारोबार, तो वो भी गलत हो जाएगा। और इसके माध्यम से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया जाएगा, रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा और वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बना जाएगा। तो वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा भी बनना है, न केवल आत्मनिर्भर, बल्कि हम इसका निर्यात भी करेंगे तो हम वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनेंगे। ये भी इसका एक लक्ष्य है।
और इसका एक लक्ष्य है एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग विकसित करना। गतिशील, मजबूत, प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग विकसित करना। देखते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा। गतिशील, मजबूत, प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग विकसित करना सही है। वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना सही है। निर्यात 15,000 करोड़, ये गलत है। 35,000 करोड़। कुल कारोबार 1,25,000 करोड़, गलत है। 1,75,000 करोड़। तो पूछा है कौन से सही है। सही है 2 और 3, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2 एंड 3। नेक्स्ट, हाल ही में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति द्वारा कृषि तथा किसानों से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार के विरुद्ध 9 अगस्त को देश भर में कॉरपोरेट खेती छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। 9 अगस्त को यह आंदोलन किया जाएगा, कॉरपोरेट खेती छोड़ो। किसान जो ये विरोध कर रहे हैं, या ये जो किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा विरोध करा जा रहा है, ये हाल ही में सरकार के द्वारा लाए गए किन अध्यादेशों का विरोध करा जा रहा है। तो 2020 में सरकार कृषि क्षेत्र के लिए 3 अध्यादेश लाई है। उन 3 में से किसके विरोध में कॉरपोरेट खेती छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020, या कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अध्यादेश 2020, या मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020। इनमें से किसके या किस किस के विरोध में कॉरपोरेट खेती छोड़ो आंदोलन की घोषणा इस समिति के द्वारा की गई है। देखते हैं तो चर्चा में क्यों है, वो तो हमें समझ ही आ गया कि ये 3 अध्यादेश आए हैं और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने इनमें से किसी या सभी या किन्हीं के लिए एक कॉरपोरेट खेती छोड़ो आंदोलन चलाया है। 9 अगस्त से चलाना है उनको, जिस वजह से ये चर्चा में है। तो देखते हैं, ये आंदोलन इन तीनों ही अध्यादेश के विरोध में चलाया गया है। इन तीनों अध्यादेश को संक्षेप में समझ लेते हैं क्या क्या है। एक अध्यादेश है आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020। इसके माध्यम से ये करा गया है कि अकाल, युद्ध, जैसे अभी कोरोना की परिस्थिति है, तो ऐसी कुछ कठिन परिस्थितियों में अगर किन्हीं कारणों से खाद्यान्नों की कीमत बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, तो सरकार उनको नियंत्रित कर पाएगी। इनकी कीमत को बहुत ज्यादा होने से सरकार नियंत्रित कर पाएगी। कुछ निर्दिष्ट कृषि उपजों की आपूर्ति, भंडारण, कीमतों को नियंत्रित किए जाने का प्रावधान इसमें है। तो इस समिति का मानना है कि किसानों के उत्पादों के मूल्य नियंत्रित करने से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस अध्यादेश का विरोध किया जा रहा है। दूसरा है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020। इसमें क्या किया गया है, अभी तक जो किसान अपना सामान एपीएमसी में सेल करते थे, कृषि उपज बाजार समिति में सेल करते थे, अब इसके बाहर भी उस सामान को सेल किया जा सकता है, किसी निजी स्थल पर सेल किया जा सकता है। इसका भी विरोध किया गया है। माना जा रहा है कि किसान के लिए ये भी हानिकारक होगा। इससे धीरे धीरे एपीएमसी कमजोर हो जाएंगी और किसान किसी निजी व्यक्ति को कम कीमत पर वो सामान बेचने के लिए मजबूर होंगे। तीसरा, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश। इसके माध्यम से अनुबंध कृषि के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया जाने का प्रावधान किया गया है। तब अनुबंध कृषि के माध्यम से उनका शोषण न हो, इसलिए इसका भी विरोध किया जा रहा है। इन तीनों अध्यादेश का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनको लाने से पहले जो किसान समुदाय हैं उनसे व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए था, तभी इनको लाना चाहिए था। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉरपोरेट खेती छोड़ो आंदोलन किसके विरोध में लाया गया है, आवश्यक वस्तु अध्यादेश 2020, इसके विरोध में भी लाया गया है। इससे वस्तुओं की कीमत नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा। दूसरा, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अध्यादेश 2020, इसके लिए भी लाया गया है। इसमें छूट दी गई है इस अध्यादेश के माध्यम से कि एपीएमसी के बाहर भी उत्पाद को बेचा जा सकता है। नंबर 3 का भी विरोध करा गया है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट कृषि के लिए ड्राफ्ट लाया जा रहा है, जिसमें किसानों से राय मशवरा नहीं किया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी के विरोध में ये कॉरपोरेट खेती छोड़ो आंदोलन चलाया गया है। नेक्स्ट, क्रू ड्रैगन, जिसे कभी कभी समाचार में वर्णित किया जाता है, यह एक पुनः प्रयोज्य मालवाहक अंतरिक्ष यान है। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है, बोइंग कंपनी के द्वारा, लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा, ब्लू ओरिजिन के द्वारा, या स्पेस एक्स के द्वारा। जो क्रू ड्रैगन है, अंतरिक्ष में ये यान कुछ लेकर जाता है
और रीयूजेबल है, पुनः प्रयोज्य है, उस चीज को वहां छोड़कर वापस आ जाता है। तो इस यान को किस कंपनी ने विकसित करा है? तो देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में स्पेस एक्स ने क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान, स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान, तो आंसर तो पता चल गया। किसने विकसित करा है इसको? स्पेस एक्स ने विकसित करा है। ये अंतरिक्ष यात्रियों डग हर्ले और बॉब वेन हैकन, ये नाम अपने काम के नहीं है तो इन्हें आप रहने देना, इसने इनको सफलतापूर्वक मैक्सिको की खाड़ी में उतारा। अब इसकी खास बात यह है कि ये पहला ऐसा निजी अंतरिक्ष यान है जो अंतरिक्ष यात्रियों को वहां लेके गया और सफलतापूर्वक उन्हें वापस लाया। इससे पहले भी ऐसे अंतरिक्ष यान गए हैं, लेकिन वो सरकारी होते थे, किसी सरकारी कंपनी के होते थे, जैसे वो नासा का हो सकता था या किसी और देश की कंपनी का हो सकता था, तो वो सरकारी होते थे। ये पहला निजी विमान है क्रू ड्रैगन। और स्पेस एक्स ने इससे पहले एक अंतरिक्ष यान बनाया था ड्रैगन 1, लेकिन इसमें इंसान को नहीं भेजा जाता था। इस ड्रैगन 1 के माध्यम से कई बार कुछ आवश्यक वस्तुएं वहां पहुंचाई गई थी और इसे सफलतापूर्वक लाया गया था, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को ले जाने वाला ये पहला है क्रू ड्रैगन। इसे किसने बनाया है? स्पेस एक्स ने बनाया है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA पूरे भारत में बाघ जनगणना करता है प्रत्येक 5 वर्ष में। सत्यासत्य पहचानना है। और तेंदुए को IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय यानी कि एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और कई बार इसको संकटापन्न भी लिख देते हैं, तो आप इंग्लिश में एंडेंजर्ड ये ध्यान रखना। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है। देखिए, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की मदद से NTCA प्रत्येक 4 वर्ष में बाघ की गणना करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 5 वर्ष में नहीं करता, 4 वर्ष में करता है। इसी के साथ में बाघ गणना के साथ में तेंदुए की गणना अलग से नहीं की जाती, बल्कि इसी गणना में तेंदुए की संख्या का भी अनुमान लगाया जाता है। हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कहा है कि जो तेंदुए की संख्या का अनुमान है उसे अगस्त माह के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। इसलिए तेंदुए की संख्या भी चर्चा में है और बाघ की संख्या भी। तो ध्यान क्या रखेंगे, बाघ की गणना की जाती है प्रत्येक 4 वर्ष में। 2014 में की गई थी, फिर 2018 में जब ये आई तब हमने इस पे क्वेश्चन देखा था। कैमरा ट्रैप के माध्यम से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करा गया है। TX2 जो लक्ष्य है सेंट पीटर्सबर्ग उद्घोषणा, उसे भारत ने 4 वर्ष पहले ही पूरा कर दिया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के पेंच अभ्यारण्य में सर्वाधिक है। ये सब हमने देखा था इसके साथ। तो अभी तेंदुए की जो संख्या है उसको अनुमान जारी किया जाएगा, इसलिए तेंदुआ भी चर्चा में है। तो तेंदुए का देख लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 में है, साइट्स की परिशिष्ट 1 में है और IUCN के लिए ये असुरक्षित या वल्नरेबल की कैटेगरी में है, ना कि एंडेंजर्ड की कैटेगरी में। एंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 साल में ये गणना करी जाती है बाघ गणना, गलत, 4 साल में की जाती है। तेंदुआ एंडेंजर्ड सूची में सूचीबद्ध है IUCN में, गलत, किसमें शामिल है? वल्नरेबल में शामिल है। पूछा है कौन से सही है, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर ये कुछ आपको पसंद आती है तब आप इसे लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।